हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का बैच, जिसमें से आपके लिए हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें से होगा, इसमें कंप्लीट कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा पूरा, हर एक चैप्टर, उसके साथ चैप्टर और उसके पूरे हर एक टाइप्स को कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस सीट मिलेगी, यानी कि जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे उसके बाद उस क्लास की प्रैक्टिस सीट आपके लिए मिलेगी, ताकि आपका प्रैक्टिस भी करते रहें और जो लगाए वो आपके टच में रहे। और तीसरा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, यहाँ की इंपॉर्टेंट है, यानी 75 क्वेश्चन में से जो है वो 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि लगभग 28% आपके होने वाले हैं। तो इसके साथ जब सारा सिलेबस, जैसे कोई चैप्टर शुरू किया गया, जैसे पहले चैप्टर शुरू करेंगे तो उस चैप्टर को पहले पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद जो सबसे लास्ट क्लास होने होगी वो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगी, यानी उसमें पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है, डाउट ग्रुप, आपके लिए डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा, क्योंकि जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सीट हर क्लास के बाद देंगे उसके आपको आंसर्स या उसके कोई भी रिलेटेड डाउट, वो सब आप डाउट ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं जो चैप्टर क्लास नंबर 1 है, और क्लास नंबर 1 चैप्टर आपका है, सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। सबसे पहला चैप्टर है जिसका एग्जाम में आपका लगभग 5 नंबर का वेटेज है। तो सबसे पहला चैप्टर पहली क्लास में है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिससे लगभग हर साल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में, आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इसमें से, तो जो सबसे पहले वो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य अभाज्य संख्याएं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से ही करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद अभाज्य गुणनफल, और फिर उसके बाद आता है, इसके बाद जो इसका कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा वो होगा एचसीएफ एलसीएम यानी लासा और मासा। एचसीएफ और मासा, उसके बाद जब लासा और मासा के आगे अगला लेवल बढ़ाएंगे, लेवल 2 के क्वेश्चन है, वो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी भाषाओं पर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे लासा मासा पर, वो हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं होती क्या है, उससे पहले हम समझेंगे कि नंबर्स क्या है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्याओं से पहले हम पढ़ेंगे, इसमें अलग स्लाइड शुरू करते हैं कि मान लो कि नंबर्स जो दिए गए हैं, नंबर्स या संख्याएं, इतने सारे नंबर्स पढ़ते हैं, 1 2 3 माइनस प्लस जीरो, इतने सारे नंबर्स हैं, यानी ये समझ लो कि एक फैमिली में इतने सारे लोग रहते हैं, तो हर एक लोग का अलग अलग नाम रखना पड़ता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसी तरह से जब नंबर्स हमारे पास एक से ज्यादा नंबर्स आ गए, यानी कोई, जैसे कि 1 2 3 प्लस वाली भी संख्याएं हैं, माइनस वाली भी संख्याएं हैं, इसके साथ जीरो आ गया, अपॉन बटे वाली संख्याएं यानी भिन्न आ गई, दशमलव वाली संख्या आ गई, और साथ साथ अंडर रूट पाई अपरमेय संख्या। तो एक से ज्यादा नंबर्स, एक से ज्यादा प्रकार के नंबर्स हैं। जैसे यहाँ देखें तो केवल प्लस वाले नंबर्स हैं, ये माइनस वाले नंबर्स हैं, जीरो इनमें से अलग आ गया, ना प्लस का होता है ना ही माइनस लेते हैं। ये बटे में है यानी भिन्न के रूप में संख्याएं हैं, ये दशमलव वाली संख्या है, ये अंडर रूट रूट वाली संख्या है जो पूरी तरह से नहीं होती हैं, ये पाई हो गया यानी कुछ पर। तो इस अलग अनेक प्रकार की संख्याएं हैं, तो उनके टाइप्स, जैसे कि जैसे फैमिली में एक से ज्यादा लोग होते हैं तो सबके अलग अलग नाम रखते हैं ताकि हम उनको पहचान सके अलग अलग तरीके से। उसी तरह से नंबर्स का भी विभाजन किया जाता है, यानी संख्याओं को भी हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स, यानी जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या है, नंबर्स। नंबर्स को 2 भागों में बांटते हैं। ये मान लो कि आपके पिताजी के भी पिताजी के पिताजी, यानी जो सबसे आपकी पीढ़ी स्टार्ट होगी उसके मान लो कि 2 लोग हैं, उसके 2 संतान है। मान लो सबसे पहला है कि मानेंगे तो नंबर्स को सबसे पहले 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है वास्तविक संख्याएं,
और एक होता है काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी आती है काल्पनिक संख्याएं। सबसे पहले हमने बांटा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जो हम इस चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आप जाके क्लास 10th से जाके क्लास 11th में आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा, फिर भी शॉर्ट में बता दिया जाएगा। पहले वास्तविक संख्याओं के देखते हैं। काल्पनिक संख्या अगर देखो कि काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जैसे किसी भी संख्या, जैसे अंडर रूट है लेकिन अंडर रूट के साथ कोई संख्या माइनस में है, माइनस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट -4, इस तरह से कोई भी नंबर्स या ABCD जो अंडर रूट या क्यूब रूट कोई भी है लेकिन वो अंदर माइनस में है, तो उनको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। और इन संख्याओं को हटाने के बाद, यानी इस संख्याओं को हटाने के बाद जितनी भी संख्याएं बची वो सब हमारी वास्तविक संख्याएं आएंगी। अब चूंकि वास्तविक संख्याओं में भी एक से ज्यादा संख्याएं शामिल हैं, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाला जो आपको अभी पीछे बताया था कि जैसा ये दे रखा है, यहाँ पर अगर लिख दें कि -2, -3, -4, ये इतनी सारी हमारे पास संख्याओं के ग्रुप्स हैं। तो हमने कहा कि जो माइनस वाली संख्याएं उनको हम कहेंगे काल्पनिक संख्याएं। लेकिन उसके बाद ये सारी संख्याएं बच रही हैं हमारे पास, इसमें एक से ज्यादा तरह की संख्याएं हैं, तो फिर से इन संख्याओं को हमने नाम दिया वास्तविक संख्याएं। लेकिन एक से ज्यादा संख्याएं बच रही हैं, तो फिर से हम इन्हीं वास्तविक संख्याओं को बांटेंगे अलग अलग संख्या से। तो वास्तविक संख्याओं को फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, और एक होती है अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। इसके ऊपर डिटेल से आपकी बताया जाएगा कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। जब ये वाले स्टार्ट किया जाएगा तब उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या में ही आता है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर्स, इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं एन से। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर्स, स्पेलिंग में एन आ रहा है इसलिए इसे एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन सी होती हैं, जो आप छोटी कक्षा से, पहली कक्षा से पढ़ते आए स्कूल में। कहाँ से गिनती स्टार्ट की थी आपने, काउंटिंग पढ़ी होगी, 1 2 3 4, कक्षा में यही पढ़ाया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या जो हमने नेचर से सीखा, हमें बताया गया 1 2 3 4, यही शुरुआत में पढ़ाया गया था। तो प्राकृतिक संख्या वही है जो नेचर से आई, यानी हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये आगे डैश डैश आगे चलती रहेंगी। पूर्ण संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि अगर इस प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी जोड़ दें, जीरो, तो ये स्टार्ट हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये आगे बढ़ती रहेंगी और ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर्स, इसलिए इसको शॉर्ट में हम W से लिखते हैं। तो हमने सीख लिया है कि पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 आता है। प्राकृतिक संख्या को N से लिखते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स कहलाता है, और इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 के रूप में। अब आया पूर्णांक संख्या। ध्यान से देखिए, जीरो में प्लस वाली संख्या है, लेकिन अभी इसमें हमने शामिल नहीं किया माइनस वाली संख्याओं को। अगर हम जो पूर्ण संख्या हमने लिखी है 0 1 2 3, इस तरह से ये प्लस की ओर आगे की ओर बढ़ रही है, प्लस वाली संख्या। अगर हम इसमें माइनस वाली संख्या भी लिखें, क्योंकि संख्याएं नंबर्स तो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी, बीच में जीरो होता है संख्या रेखा में। आपने पढ़ा होगा कि संख्या रेखा के दाईं तरफ प्लस वाले नंबर्स होते हैं और संख्या रेखा के बाएं तरफ यानी जीरो के बाएं तरफ हम माइनस वाले नंबर लिखते हैं। तो -1 -2 -3, और इस तरह से ये डैश डैश इस तरह चलता रहता है। इसे कहते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो ये संख्याएं हमारे पास आती हैं जो मेन है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में बारे में डिटेल से शुरुआत जब करेंगे, जब लेक्चर इसके स्टार्ट होगा, जब अपरिमेय और परिमेय संख्या पढ़ाई जाएगी, तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी मेन था अभाज्य संख्याओं को बताना। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं से निकल के आता है हमारा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे
तो जो हमारा आज का मेन सबसे पहला टॉपिक है वो है अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो अभाज्य संख्याएं, इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे संख्याएं जो केवल खुद से कटती हैं, यानी जो खुद के पहाड़े से कट रहे हैं, किसी और के पहाड़े से न कटे। सीधे शब्दों में देखो कि जो खुद से भाज्य हो, यानी जैसे अगर मैं कोई नंबर ले लूं 4, ठीक है, हमने मान लिया कि एक नंबर 4 है। अगर हम सोचें कि 4 किसके पहाड़े में आता है, किससे भाग करने पर ये कट सकता है, तो हमें पता है कि 4 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4, और 4 4 के पहाड़े में भी आता है। तो 4 किस किस से कट रहा है, 4 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। अगर कोई और संख्या ले ली जाए 10, तो 10 किसके पहाड़े में आएगा, 10 2 से कटेगा और 10 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 से कट रहा है। अगर कोई संख्या और मान लिया मैंने ले लिया 3। अब मैं जानता हूं कि 3 केवल है जो केवल खुद से ही कट रही है, 3 3 के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में आता नहीं है। तो यानी जो नंबर्स केवल खुद के पहाड़े में आए, जैसे 3 केवल 3 के पहाड़े में आ रहा है और किसी के पहाड़े में नहीं, तो यानी जो खुद से कटे उन्हीं संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी जो अभाज्य संख्या क्या है कि जो स्वयं से भाज्य हो या विभाज्य हो, यानी जो खुद से कटे, जो स्वयं से भाज्य हो, वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो अगर देखें सबसे पहले अगर शुरुआत किया जाए नंबर्स की, अभाज्य संख्याओं की, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिनती आती है 1 2 3, इस तरह से हम लिखते रहते हैं। इसी तरह से आगे हम सोचेंगे कि आगे के नंबर्स भी इसी तरह से हैं। ध्यान रखना, हम एक को शामिल नहीं करते हैं। अगर किताबी भाषा की बात करें तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वो मेन बात नहीं है। आप सीधे ये रखो कि जो स्वयं से कटती हैं वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, एक को हम इसके शामिल नहीं करेंगे। तो 2 केवल स्वयं के पहाड़े में आता है तो 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 भी स्वयं के पहाड़े में आता है तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 2 के पहाड़े में आता है तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 5 स्वयं के पहाड़े में आता है तो 5 एक अभाज्य संख्या है। 6 2 से भी कट जाता है और 3 से भी, तो ये भी नहीं है। 7 केवल स्वयं से कटता है तो 7 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, आगे 10 10 2 से कट जाता है, 5 से तो 10 नहीं होगा। इसके बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 12, कट जाता है तो 13 किसी से नहीं कटता, केवल स्वयं से कटता है तो 13, फिर 15 14 कट जाएगा, 16 17 किसी से नहीं कटता, फिर इसी तरह से 19 23, इसके बाद आएगा 29 31, इसके बाद 37 39 39 और इसके बाद 41 43 47, और इस तरह से ये आगे चलती रहेंगी। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। जो संख्याएं केवल स्वयं के पहाड़े से कटती हैं उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। इतना याद रखना है, ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, तो प्राइम का मतलब अभाज्य, फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि गुणा, खंड का मतलब टुकड़ा, गुणा मतलब जिससे गुणा कर रहे हैं, तो यानी गुणा के टुकड़ा निकाल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे पहला सवाल है 156, इसके हमें निकालने अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में आप केवल ध्यान रखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड को काटते समय हम केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग करेंगे और किसी संख्याओं से भाग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। गेरा, इस तरह से जो अभी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिखाई गई हैं वो सब इसके अंदर शामिल है, केवल उन्हीं से ही काटना शुरू करेंगे। जैसे 256 किसके पहाड़े में आता है, तो लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर लास्ट वाला नंबर 2 के पहाड़े में आता है, जैसे कि लास्ट में अगर 2 है, 4 है, 6 8 या तो 0, यानी अगर लास्ट की संख्याएं ये सब आ रही हैं जो 2 से कटती हैं या 2 के पहाड़े में आती हैं, तो ये सारे नंबर्स भी हमारे क्या हैं, 2 से कट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है
तो 6 भी 2 से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या यानी 256 भी 2 से कट जाएगी। तो 2 से जब भाग करेंगे, इसमें 2 से काटेंगे तो 2 से 7 बार 14 और 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 8 आ रहा है तो 2 से कटेगा, 2 3 6 9, 2 9 18, 39, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 केवल 13 के पहाड़े में आएगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो 156 को यहाँ तक काटना है जब तक एक ना है। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास वो क्या है, 2 2 3 और 13, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। या तो घात के रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2, 2 5 बार आता तो 2 की घात 5। घात का मतलब होता है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। 3 एक बार है और 13 भी एक बार है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये होगा या तो ये, जिस तरह से ऑप्शन में दिया है आप उस तरह से कर सकते हैं। आपको यह होमवर्क करना है। इसमें लास्ट में 5 है तो 5 का भी देख लो। 2 का तो बता दिया कि अगर लास्ट में संख्याएं लास्ट में 2 आए तो वो संख्या 2 से कटेगी। 5 का नियम क्या है, 5 के लिए जो नियम है, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 5 हो या तो अंतिम अंक 0 हो तो केवल वो संख्या 5 से कटेगी। 5 और 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, 2 3 7 8, तो वो संख्या 5 से भाज्य नहीं है। तो यहाँ पर 38 25 में लास्ट में 25 है तो आप 5 से काटेंगे और कर लेंगे, या तो देख ही लो। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 5 से काटेंगे इसको, 5 से कट जाएगा, 6 बार 7 बार में 35, ये बचेगा 3 30 2 32, तो 5 6 30 5 25। फिर से लास्ट में 5 है तो फिर से 5 से ही काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बार 26 हो गया, 5 25 और ये 5 3 15। 3 से कट रहा है, दिख रहा है कि 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 7 21, 3 एकम 3 सॉरी, ये 17 बार कैंसिल और ये 17 एक से 17 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो जाएंगे 5 गुणे 5 3 3 गुणे 17। ये तो लिख सकते हैं कि 5 हमारा 2 बार आया तो 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग निकालिए। हमें अभाज्य गुणनखंड में जो घात आएंगी उनका क्या निकालना है, योग। योग का मतलब होता है प्लस यानी कि जोड़ना। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 6 है तो 2 से ही कटेगा, 2 से 8 बार 9 बार 18, फिर 16 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, वो 2 चौको 8 और 2 9 18, 7 से कट रहा है 49 7 बार और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो 196 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2, 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 7 2 बार है तो 7 की घात 2। सवाल में पूछा है कि घातों का योग, घातों का योग, इसकी घात है क्या 2 और 2, तो यानी घातों का योग हो जाएगा इस सवाल का आंसर, घातों का योग बराबर 2 प्लस 2 यानी कि 4। इसका आंसर है 4। ठीक है, इसके बाद हम लासा और मासा अगला चैप्टर है, क्योंकि हमने पढ़ लिया अभाज्य संख्याएं क्या है। जो संख्याएं स्वयं से घटती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अभाज्य गुणनखंड क्या है, उन संख्याओं से जो संख्या दी जाए उन्हीं संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से उनको काट के उनका गुणनखंड करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। एचसीएफ और एलसीएम को समझने से पहले ऐसे मान लो कि कोई भी दो नंबर से, मान लिया कि एक संख्या है 4 और दूसरी संख्या है हमारी की 10। ठीक है, अगर इसका गुणनखंड निकालें, हम अभी समझ रहे हैं एलसीएम को कि एलसीएम होता क्या है। एक्चुअली आपने निकालना सीख लिया होगा कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, उसका मेन मतलब क्या है वो निकालना सीखो। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एल का मतलब एलसीएम यानी हिंदी में क्या है तो लासा। एल का मतलब होता है लीस्ट कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी जो गुणा करके बन रहा है गुणज। और लीस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, छोटा, सबसे। तो यानी न्यूनतम या कहें तो सबसे छोटा, सबसे छोटा।
ठीक है। अगर आप देखें इसका गुणनखंड निकालना है, मल्टीपल यानी 4 के गुणा, 4 का जो पहाड़ा होता है गुणा ही होता है, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, 3 का करेंगे तो 12, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 20, इसी तरह से आगे करेंगे तो 24, 28, 32, 36, 40, ये आगे बढ़ते रहेंगे। 8, 4 के ये क्या है मल्टीपल है, यानी गुणा करके बना रहे हैं, 4 में 1 का गुणा किया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह करते रहे, ये कहलाएंगे 4 के मल्टीपल। 10 के मल्टीपल क्या किया था, 10 में 1 का गुणा करेंगे 10, 10 में 2 का गुणा किया तो 20, 10 में 3 का किया तो 30, 40, 50, 60, इस तरह से आगे ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि गुणनखंड गुणज क्या है। मल्टीपल का मतलब है कि गुणा करने से बनाया गया जो संख्याएं आती हैं वो उसकी 4 में गुणा करने से बना रहे हैं, तो ये जो पूरे लिखे हुए ये सब क्या है 4 के गुणज है, क्योंकि 4 में गुणा करने से ये बन रहे हैं। और ये क्या है, ये 10 के गुणज है, क्योंकि 10 में गुणा करने पर 10 में 1 का गुणा किया, 10 में 2 का गुणा किया, 10 में 3 का किया, 10 में 4 का किया, तो ये 10 के गुणज है। अब ध्यान से देखो इन दोनों को, ये जो हमारा 20 है दोनों में कॉमन है, और ये जो हमारा 40, 40 है ये दोनों लाइन में कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। तो यानी ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल। ये तो मल्टीपल है लेकिन कॉमन है, तो ये क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल हो गए। तो ये दोनों हमारे क्या है, कॉमन, यानी 20 और 40, ये दोनों को क्या कहेंगे कि ये दोनों हमारे जो है ये कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल। लेकिन एलसीएम यानी लासा का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा। तो ये कॉमन मल्टीपल है, क्या इसके आगे भी मल्टीपल होंगे, तो हाँ, क्योंकि ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, ये भी बढ़ती जा रही है, तो आगे जब इसके मल्टीपल, अभी तो हमने 10 10 10 तक लेके ये आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, तो कुछ आगे भी संख्याएं हैं जो इन दोनों के कॉमन में होंगी, जैसे आगे चलते हुए होंगी, तो 60 भी हो सकती है, और भी आगे चलते जाएंगे इस तरह से 80 आ जाएगा, ये भी मिलेंगे, इसको आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा मेन फोकस है लीस्ट एलसीएम मतलब छोटा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 20। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 20। यहाँ पूरी लाइन में दिख रहा है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 20। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी 4 और 10 का जो एलसीएम कहलाएगा वो कहलाएगा क्या, 20। निकालना आपको पता होगा, छोटी क्लास में तो ये पढ़ा ही गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसमें मेन आपको बेसिक याद रखना है कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि जब लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे भाषा पर आधारित, तो उस पर ये बहुत काम आएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है वह है छोटे से छोटा कॉमन, यानी जो दोनों में मिले, मल्टीपल यानी गुणज, तो जो दोनों संख्याओं में या 3 भी हो सकती है उनमें से मिलने वाला जो कॉमन मल्टीपल है वो भी लीस्ट, उसी को हम कहते हैं एलसीएम। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम सीखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, यानी एचसीएफ। एच का मतलब है हाईएस्ट कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर, एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मासा, फैक्टर यानी गुणन खंड, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है, सबसे बड़ा या बड़े से बड़ा। फिर से कोई भी नंबर ले लें, मान लो कि हमारे पास नंबर है 4 और 10, वही नंबर जो पुराने हैं। यहाँ पर दे रखा है कि फैक्टर यानी कि गुणज, यानी 4 के फैक्टर्स निकालने हैं, यानी 4 किसके किसके पहाड़े में आता है, यानी 4 को ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 4 को काट सकती हैं, कौन कौन सी संख्या है जिनके पहाड़े में 4 आता है, टेबल्स में 4 आता है। जैसे 4 एक, एक तो एक के पहाड़े में हर संख्या आती है, तो यानी फैक्टर तो हम एक तो सबके लिए है, एक लिखो या नहीं, एक 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं, 4 4 से ही कटेगा। तो यानी ये 3 संख्या है जो 4 को काट सकती हैं, जिनकी टेबल्स जिनके पहाड़े में 4 आता है। 10 की बात करें तो 10 1 से कटेगा, 10 2 से कटेगा,
और 10, 5 से कटेगा और 10, 10 से भी कट जाएगा। तो अब इसमें देखें ये क्या हो गए, ये 4 और 10 के हैं फैक्टर। अब इसमें देखना है कॉमन फैक्टर, जैसे कि ये 2 है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा लीस्ट, यानी जो सबसे छोटा है। एक को आप शामिल भी नहीं करें तो ज़्यादा सही है, एक को लिखते नहीं है। 2 और 4 का एचसीएफ हो जाएगा, एक को हटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा से बड़ा से शामिल कर लो। जैसे कॉमन मल्टीपल में एक भी शामिल है, एक तो हर जगह होगा, 2 भी शामिल है। तो हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा। अधिकतम कौन सा है, 1 या 2? बड़ा से बड़ा कौन सा है, तो 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। यही एचसीएफ हमारा बड़ा है। तो एचसीएफ का मतलब आपको ये याद रखना है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर ये है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम और एचसीएफ में उनके फुल फॉर्म्स उनको मेन है, उनको याद रखना ताकि आगे काम आए। ये उसका बेसिक है कि होता क्या है, निकलता कैसे। अब आगे पढ़ेंगे कि निकालना कैसे है। जैसे इसमें दे रखा है कि इसका एचसीएफ निकालो, इसका हमें एचसीएफ भी निकालना है और इसका हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो पहले इन सबको अलग अलग काटेंगे, दोनों को अलग अलग ही काटना ताकि एक बार में दोनों निकाल सके। अगर आप एक साथ काटेंगे एलसीएम के लिए कि 135 और 225 को एक साथ काट के सोचा कि एलसीएम निकाल ले, तो यहाँ से केवल एलसीएम निकलेगा ना, फिर उसके लिए एचसीएफ के लिए फिर से ये करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि सीधे एक बार में ही निकल आए दोनों। तो सीधे ये दोनों को अलग अलग काटेंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, वही जो पीछे पड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। अभी बताया कि अगर लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटेंगे। तो ये काटेंगे 5 दूनी 10, 3 बचेगा, ये 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 3 के से कटता है, 3 नम 27 और 9 3 से 3 बार 3 कट जाएगा एक बार। ये 5 है तो ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 देखो 20, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 25, 5 से 9 बार, 9 3 से 3 बार और 3 के पहाड़े में 3, 3 एकम 3। तो अब देखें कि 335 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 3 3 बार आ रहा है और 5 एक बार है। 3 3 बार है यानी 3 की घात 3 और गुणे 5, घात में 1 लगाओ या ना लगाओ, 1 हम नहीं लिखते, तो यानी 5। और 225 को देखें तो 225 इसमें क्या है, 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, यानी 3 की घात 2 और 5 की घात भी क्या हो जाएगी, 2। अब इसका निकालते हैं एच सी एफ। एच सी एफ में देखना जो कॉमन हो लेकिन छोटी घात हो। मासा क्या है, जो इन दोनों में मिलने क्या है, मिलना चाहिए दोनों लाइन में। अगर 2 हैं तो दोनों, 3 है तो तीनों, दोनों तीनों जो भी है जितनी लाइनें, जैसे यहाँ पर 2 है तो दोनों में मिलने वाली संख्याएं लेनी है और उसकी छोटी घात लेनी है। फिर से मिलने वाली संख्याएं लेनी है और छोटी घात लेनी है। इन दोनों में देखो कि 3 3 मिल रहा है, लेकिन 3 की घात कितनी है ऊपर, 3, यहाँ है 3 की घात कितनी, 2। मिलने वाली संख्या इन दोनों में क्या है, 3, 3 की घात 3 और 3 की घात 2। तो छोटा कौन सा है, 3 की घात 2। तो यहाँ एचसीएफ में आएगा 3 की घात 2 गुणे 5 भी मिल रहा है, लेकिन 5 का सबसे छोटा कौन सा है, 5 की घात 2 और 5। तो 5 छोटा है ना, क्योंकि एक बार 5 यहाँ तो 2 बार है, तो ऊपर वाला छोटा है यानी कि 5। तो इसको गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3, घात में 2 है यानी 3 गुणे 3, 3 तिरका हो जाएगा 9। ये हो गया 9, 3 गुणे 3 यानी कि 9, और ये 9 को गुणा 5 में सारा कराएंगे तो 9 बना 45। इसका एचसीएफ हो जाएगा 45। एलसीएम, एलसीएम है उल्टा। एचसीएफ में क्या था कि दोनों लाइन में मिलना चाहिए और सबसे छोटी घात लेंगे। एलसीएम में क्या है कि बड़ी घात लेनी है और जो मिल रहा है वो भी लेंगे, जो नहीं मिल रहा उसको भी लेंगे। ध्यान रखना, तो एलसीएम में सबको लेना है, एचसीएफ में केवल कॉमन कॉमन ही लेना है। तो एलसीएम में जो मिल रहा है यानी 3 मैच कर रहा है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 गुणे 5, 5 मैच कर रहा है, सबसे बड़ी घात है 5 की घात 2, तो यही लिखेंगे 5 की घात 2। तो 3 की घात 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 3 तिरका 9 3 27,
तो यहाँ पर आ गया 27 गुणे 5 के स्क्वायर 25, तो 5 के स्क्वायर हो गया 25, इनके गुणा कराएंगे तो ये हो गया 625 और कितना 50, तो 675। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 25 50 7 5 35। ठीक है, तो समझ आ गया उम्मीद है कि एचसीएफ का मतलब क्या है कि जो दोनों लाइन में मिले और छोटी घात लेनी है। एलसीएम का मतलब क्या है कि जो दोनों लाइन में मिले वो भी लेना, जो ना मिले उसको भी हम शामिल करेंगे और जो बड़ी घात है उसको लेंगे, वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। ध्यान रखना, घातों में करोगे तो आसानी होगी सवाल को करने में। इसके बाद है ये 196, इसका तो अभी किया था पीछे। 2 से काटेंगे ये, 2 से 8 बार 9 बार, और ये कट जाएगा 2 9 18, 2 8 16, 2 से 2 3 6, सॉरी 2 चौको 8, 2 9 18, 49 7 से कटता है और 7 7 से कट जाएगा एक बार। इसके बाद 38 20 0, लास्ट में 0 आ गया तो इसे 2 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 19 1 1 0, अभी भी 0 है, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 1 बचेगा और 1 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा और 1 2 पंचे 10 और फिर से 2 पंचे 10, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब ये 3 से कट जाएगा, 30 अंग 18, 1 1 11, तो 3 3 9, 30 आते 21। ठीक है, इसके बाद 2 से 2 9 18, 2 पंचे 10, सही है। 673 7 से कट रहा है तो ये 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 7 एकम 7, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 21, 13 कट जाएगा 13 से। तो इस तरह से ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 196 में 2 2 बार है और 7 है 2 बार। 196 में 2 2 बार है यानी 2 की घात 2, और 7 2 बार है यानी 7 की घात भी कितनी 2। 2 2 बार है तो 2 की 2, और ये 7 2 बार है तो 7 की घात 2। इसमें देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 1 बार 3, तो 2 2 बार है। 38 20 0 में 2 2 बार है यानी 2 की घात 2 लगाएंगे गुणे 5 एक बार, 3 एक बार और 7 2 बार। 5 गुणे 3 गुणे 7 2 बार है तो 7 की घात 2 गुणे 13। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में जो कॉमन है और छोटा है, जो कॉमन है और छोटा है, 2 मिल रहा है तो 2 की घात 2, 2 की घात 2, तो यही ज्यादा यही छोटी है, तो इसी को लेंगे। 2 की घात 2 गुणे, और क्या है यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, वो भी 7 की घात 2, तो 7 की घात 2, इसका गुणा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यही है पूरा 196। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या है कि जो दोनों लाइन में मिले वो भी, जो ना मिले वो भी लेना है और बड़े से बड़ा लेना है। अगर मिलने की बात करें तो दोनों में कितना मिल रहा है 2, तो 2 की घात 2 गुणे, दोनों में मैच क्या कर रहा है 7, तो 7 की घात 2, और जो मैच नहीं कर रहा जैसे 5 3 13 ऊपर नहीं है लेकिन नीचे तो है, तो इसमें उनको भी लेंगे जो मिल नहीं रहे हैं दोनों लाइंस में। इसका गुणा कराएंगे तो वो आपका आ जाएगा, आप गुणा करा लीजिए तो वो हो जाएगा आपका एलसीएम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। 3 वाला है, 3 वाले कैसे करते हैं एक बता देना, ये आप होमवर्क कर लेना। पहले वाला देखो 12 15 और 21, यानी इन तीनों का ही क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, वो भी अलग अलग। जैसे 12 2 से कटेगा 6 बार, 6 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 3 से कट जाएगा 1 बार, 15 3 से कटेगा 5, 5 5 से 1 बार, 21 7 से 7 की 21, ये हो गया 7 एकम 7। तो 12 में 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, और 3 कितनी बार है 1 बार। 15 में 5 एक बार है, 3 एक बार और 5 एक बार। 21 में 3 एक बार है और 7 एक बार है। तो इसका अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ का मतलब क्या है, अब 3 लाइन है तो तीनों लाइन में मिलना चाहिए, जरूरी है।
तीनों लाइन में अगर ध्यान से देखें तो तीनों लाइन में 3 3 और 3, तीनों लाइन में एक यही संख्या है 3 जो तीनों लाइन में कॉमन है। और छोटी संख्या लेते हैं, छोटी एक ही एक बार आ रहा है तो वही छोटा है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में सब लेते हैं, चाहे मिले या ना मिले, और बड़े से बड़ा लेना है। तो अगर देखें कि यहाँ 2 है, 2 की घात सबसे ज्यादा इसी लाइन में 2, तो 2 की घात 2 आ जाएगा। और कौन कौन सी संख्या दिख रही है? 3 दिख रही है, एक बार है तो एक बार ही लेंगे, गुणे 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, 5 है और 7 है तो 5 गुणे 7, इनका गुणा कराएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 5 60, और ये हो गया 60 गुणे 7 630, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये आप होमवर्क कर लीजिए ना, 3 वाला समझा दिया कि 3 वाले में क्या है कि तीनों लाइन में मिलना चाहिए एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए जो मिले वो ठीक, जो ना मिले हम उनको भी शामिल करके चलते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि यदि P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P बराबर हमारा AB² और Q बराबर दे रखा है A²B, जहां P व Q अभाज्य संख्याएं हैं तब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम इस तरह लिखने का मतलब है कि एलसीएम किसका निकालना है? P और Q का एलसीएम निकालना है। P का और Q का ये दे रखा है AB², Q का मतलब है A²B। इसका क्या मतलब है? इसका ये है कि इसमें A गुणे B गुणे B, ये इसके गुणनखंड है। ए बी में दिया है तो मान लो कि ए बी में गुणनखंड होगा, कोई संख्या है ए और बी स्क्वायर, तो ए गुणे बी। अब यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो ए गुणे बी, ये इसके गुणनखंड हो गए। इसमें निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम बताया था जो सबसे बड़ा, ये इसका समझाने का है कि आप लिख, इसका मतलब है क्या, यानी ये कोई गुणनखंड होंगे जो इस तरह लिखे रहे होंगे और इनको घात में लिख दिया कि बी 2 बार आ रहा है तो बी की घात 2, ए 2 बार आ रहा है तो ए की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम बताया था कि जो मिले वो लेना है और उसकी बड़ी घात लेनी है। दोनों जगह ए दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर ए है एक बार, नीचे A² यानी 2 बार, तो 2 बड़ा है तो एलसीएम में हम लेंगे A²। बी ऊपर है और बी नीचे, B² ऊपर तो यानी 2 बार बी, नीचे बी है यानी एक बार बी, तो ज्यादा कहाँ पर है? ऊपर B², तो यानी यहाँ पर हो जाएगा B²। तो इस सवाल का एलसीएम हो जाएगा A² B²। ठीक है, ध्यान रखना अगर इसी का एचसीएफ पूछा जाता, एचसीएफ भी अगर पूछा जाता तो एचसीएफ में क्या है कि छोटी छोटी लेना है। तो दोनों में ए मिल रहा है, ऊपर एक बार नीचे 2 बार, ऊपर एक बार और नीचे 2 बार, तो एक बार यानी एलसीएम का मतलब क्या है? छोटे वाला लेना जो मिले। तो ए सबसे छोटी घात है ए, ऊपर B² नीचे बी, ऊपर B² है और नीचे क्या है? बी, तो सबसे छोटा क्या है? बी, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार बी और बी का मतलब एक बार, तो जो छोटा बी है वो है बी, तो एचसीएफ हो जाएगा ए बी। ध्यान रखना एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, एलसीएम में छोटी घात, एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। एलसीएम में जो मिल रहा है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिल रहा उसको भी लेते हैं। एचसीएफ में केवल जो मैच करे उन्हीं को ही लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जैसे ये है कि दो संख्याएं एचसीएफ दे रखा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस पर एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित एक सूत्र है। इस चैप्टर में केवल एकमात्र सूत्र है जो यहाँ पर शुरू हो रहा है। मान लिया कि सूत्र क्या है कि ए गुणे बी बराबर, या तो इससे पहले ये देखो कि कोई भी दो संख्याएं दी हैं तो सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा हमेशा बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ इंटू एलसीएम के। या तो इसे लिख सकते हैं ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये सूत्र है जहां पर ए और बी का मतलब क्या है कि वो दो संख्याएं जो सवाल में दी जा रही हैं। अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 27 और 162 है, यानी कोई दो संख्याएं होंगी जिनका एचसीएफ 27 है और उनका एलसीएम दे रखा है 162। एक संख्या हमें दे रखी है कि उसकी एक संख्या क्या है? 54, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से सवाल आए तो यही सूत्र लगाना है। इस सूत्र का कब प्रयोग करेंगे? यहाँ पर 4 वेरिएबल्स, 4 अचर पद है, ए बी एच एलसीएम, यानी 4 चीजें दी गई हैं। ये मान लो कि 4 लोग हैं हमारे पास, दो संख्याएं और उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ।
जब इनमें से कोई भी 3 दिया जाए और चौथा पूछे तो यही सूत्र लगाएंगे। जैसे अगर मैं एक पूछ दूं, एक संख्या दे दूं और उनके एचसीएफ और एलसीएम दे दूं तो ये लगाएंगे। दोनों संख्या दे दिया जाए, उनका एलसीएम दे दिया जाए, एचसीएफ पूछे तब भी यही लगाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट आता है। तो रखो, एक संख्या दे रखी है 54, यानी ए और बी का मतलब क्या है कि वो दो संख्या है। तो एक संख्या दे रखी है तो मान लो कि हमारा यही 54 है, बी का मान हमें नहीं पता, ए का मान सकते हैं, बी का जो भी मानना है। इसके बाद एचसीएफ, सवाल कह रहा है कि इनका एचसीएफ है 27 गुणे एलसीएम, इनका एलसीएम है 162। जब दोनों गुणा में होती हैं तो सामने सामने भी काट सकते हैं, या नीचे नीचे भी काटना है। तो ये कट रहा है 27 दूनी 54, 27 एकम 27, 27 दूनी 54। ये तो आप सीधे 9 से काट लेना, फिर उसके बाद कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा 2, 2 से ये कट जाएगा 62, 2 से 162 काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो यहाँ पर केवल बच रहा है क्या, बी, और यहाँ 81 गुणे 1 यानी 81, यानी जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 81, यानी पहली 54 है और दूसरी 81, यानी इन दोनों संख्याओं का ही एलसीएम एचसीएफ 27 होगा और एलसीएम 162। फिर से ध्यान रखना कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम लगाते कब है, जब इनमें से कोई भी 3 चीज दी गई और दूसरी तीसरी 3 दी गई और चौथी पूछी जाए तो इसका प्रयोग करते हैं। सवाल में दिया है कि उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है और एक संख्या दी गई है, तो मान लो कि संख्या हमारी 54 है, बी का मान हमें नहीं मालूम, एचसीएफ 27, एलसीएम दिया था 27 से काट दिया 2 बार, 2 से इसको काट दिया 81 बार, ये आ गया 81 और कुछ बचा नहीं है, तो बी का मान 81, यानी जो अगली संख्या है वो हमारी है 81। इसके बाद यहाँ दे रखा सेम वही है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम निकालिए 15 और 25, फिर से वही साथ में बोलेंगे ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए गुणे बी, ए का मान 15 और बी का मान 25, कुछ भी मान सकते हैं। ए बी का मतलब क्या है कि दो संख्याएं हैं, उनका गुणा कराना है हमें। दो संख्याएं सवाल में दे गई हैं, उनका हम गुणा करा रहे हैं, यानी कि 15 और 25 बराबर एचसीएफ हमें दिया है कि 5 है, तो एचसीएफ की जगह आ जाएगा 5 गुणे एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह हम रखेंगे एलसीएम। फिर से वही गुणे में तो काट सकते हैं, तो 5 से काट लो 15 को 3 बार, यहाँ बचा 25 और 3, 25 तियाँ 75, तो ये हो गया 75 बराबर एलसीएम। या तो सीधे लिखना है तो लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर 75 75। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप है, एचसीएफ दे रखा है इतना और इसका एलसीएम हमें निकालना है। ये एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ पर एचसीएफ ध्यान से देखना, दो संख्याएं हैं, एक हमारी है 306 और 654, और इनका क्या दे रखा है, इनका एचसीएफ दिया है 9 और इनका पूछा क्या जा रहा है, इनका एलसीएम पूछा जा रहा है। तो वही चीज है, लिखने का तरीका अलग है लेकिन है वही चीज, यानी ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याएं ए और बी, ये दोनों संख्याएं हैं, तो ए और बी का मान हो जाएगा 306 637 57 बराबर एचसीएफ है 9 इंटू एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम 9 से काटेंगे, 9 से इसी को काट लो, 9 तियाँ 27, बचेगा कितना 3, 36 हो जाएगा, 9 चौको 36, तो यहाँ पर है 34 इंटू 654 57 बराबर एलसीएम। गुणा करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे, तो 34 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 28 2 24 20 22, ये हो जाएगा 24 2 26, 3 से 7 21, हो गया 3 बचे 15 2 17 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 8 3 3 और ये 11 है 12 बराबर एलसीएम सीधे लिख लेंगे, तो ये एलसीएम बराबर हो जाएगा 12 33 8। ये उस पर बेस्ड हमारा एलसीएम है। एक और सवाल है, ये लास्ट करेंगे, फिर इसके बाद अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि ए और बी का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ 2 है, तो ए का मान निकालिए, यानी दो संख्याएं हैं ए और 18, उनका हमें एलसीएम दे दिया है और उनका एचसीएफ भी दे दिया है और कह रहा है कि ए का मान निकालो। तो यानी सूत्र के हिसाब से देखें कि ए गुणे बी
बराबर क्या था, HCF इंटू LCM। ए गुणे भी यानी दो संख्याएं उनका गुणा कराना है। दो संख्याएं सवाल में दे रखी हैं ए और 18, तो ए गुणे 18 बराबर HCF, उनका HCF है 2 और उनका LCM दे रखा है 36। गुणा है तो काटेंगे, इससे यही काट लो, जल्दी हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो ये बराबर 2 दूनी 4, तो ये का मान हो जाएगा 4। इसमें दे रखा है कि निम्न में से HCF और LCM, इनके HCF और इनके आपको निकालना क्या है, ये होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन करने हैं। इसका HCF निकालना है, इसका LCM निकालना है, पहले HCF निकालेंगे फिर LCM निकालेंगे और फिर इस सूत्र पर रखकर इसको दिखाएंगे कि क्या ये दोनों बराबर आ रहा है यानी सही। यानी जब आप हल कर लेंगे तो यहाँ ए का मान रख देना पहली संख्या, यहाँ दूसरी संख्या रख देंगे और इन दोनों का जो HCF आया यहाँ रख देंगे, इन दोनों का LCM आया यहाँ रखेंगे और इनका इनका गुणा कराएंगे, तो ये हमेशा दोनों तरफ बराबर बराबर आएंगे। यही हमें सिद्ध करना है। ये आपकी प्रैक्टिस शीट है, इसमें से जो जो अभी तक टॉपिक हुआ है, अभाज्य गुणनखंड, दो संख्याओं का HCF HCF, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये प्रैक्टिस शीट जैसे बताया था कि हर एक क्लास में आपको क्लास के एंड में प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, तो ये प्रैक्टिस शीट है। इसमें जो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स क्या है, यानी जो संख्याएं केवल स्वयं के पहाड़े से कटती हैं वो प्राइम संख्याएं कहलाती हैं। जो नंबर्स अपने ही पहाड़े से कटती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, फिर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से पढ़ा, यानी उन्हीं से काटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड बन जाते हैं। तो प्राइम संख्याओं से बन गया प्राइम, अभाज्य संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड बन गया, अभाज्य गुणनखंड से आ गया हमारा HCF निकालना, LCM निकालना। LCM HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर इसी पर एक सूत्र था, उस पर बेस्ड सवाल किए, ए गुणे बी बराबर HCF इंटू LCM। इसके बाद जो ये क्लास अगली क्लास होगी क्लास सेकेंड, उसमें से हम करेंगे HCF और LCM पर जितने भी लैंग्वेज भाषा पर आधारित क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।